हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आर के साइंस क्लासेज और आप देख रहे हैं आर के साइंस क्लासेज का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम मानव के पाचन तंत्र की बात कर रहे थे, जिसमें कि हमने 3 लेक्चर्स अभी तक डाले हैं या कंप्लीट किए हैं, जिसमें हमने मुख गुहिका, इसके बाद ग्रसनी ग्रशिका की बात कर ली थी, है ना। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, आमाशय की। तो थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। मैं हूँ रोहित मेहता और मैं आर के साइंस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आमाशय और छोटी आंत, और अगर लेक्चर में टाइम बचता है तो बड़ी आंत भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं बचता तो आमाशय और छोटी आंत को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए बात करते हैं हम आज आमाशय की, जिसे स्टोमक कहा जाता है। आमाशय, स्टोमक। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में भी आमाशय की संरचना को देखा था और आज मैं दोबारा इसको समझाने वाला हूँ। लेकिन अगर पूरी संरचना, अगर आपको आहार नाल या पाचन तंत्र समझना है तो इससे पहले के लेक्चर्स आपको देखने होंगे। तो देखिए, आमाशय ये हमने ग्रशिका बनाई थी और ग्रशिका डायफ्राम के नीचे पहुंचकर एक फूली हुई संरचना में एंट्री करती है, जिसे आमाशय कहते हैं। इस संरचना को क्या कहा जाता है? इस संरचना को आमाशय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमाशय कहा जाता है। यहाँ पर हमारी एक संरचना आती है बॉडी में, जिसे हमने डायफ्राम कहा था। इसको डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का कार्य है कि मानव के शरीर के बक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों को अलग अलग करना। तो क्या लिखना है हमें आमाशय में? आमाशय डायफ्राम के नीचे कौन सी साइड? बाईं साइड। देखिए, ये मेरी बाईं साइड है। कौन सी साइड है? ये बाईं। और हमारा आमाशय कहाँ है? इस बाईं साइड स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब तुम कहोगे सर हमारे तो दाईं है। नहीं, तो अपन क्या कर रहे हैं, जब भी बॉडी का अध्ययन करेंगे तो सामने वाले बंदे को हम सामने वाले साइड से देख रहे हैं अपन। जैसे तुम अभी मुझे देख रहे हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तो ये मेरी कौन सी साइड है? बाईं साइड। और तुम्हारे लिए कौन सी दिखाई दे रही है? दाईं। तो ये बाईं साइड में स्थित होता है। कौन सी साइड? बाईं साइड। तो जो ग्रशिका थी या ग्रासनाल थी, वो उदर गुहा के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से? डायफ्राम से होकर, और आमाशय में आकर खुलती है। अब इस आमाशय के 3 पार्ट होते हैं। आमाशय के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। देखिए, सबसे पहला पार्ट है कॉर्डियक। कौन सा पार्ट है? कॉर्डियक। और सबसे निचला पार्ट होता है पाइलोरिक। कॉर्डियक भाग, पाइलोरिक भाग, और इन दोनों भागों के बीच में होता है जिसे कहते हैं फंडस भाग। कौन सा भाग? फंडस या फंडिक। इतना क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, जहां से पर ग्रशिका आमाशय में आकर खुलती है, वहां पर एक कपाट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कपाट, जिसे स्फिंक्टर या अवरोधनी कहा जाता है। और दूसरा कपाट यहाँ पर पाया जाएगा, जहाँ पर यह आमाशय कहाँ खुलेगा? छोटी आंत वाले भाग में जहाँ से खुलेगा। तो यहाँ पर 2 कपाट पाए जाते हैं। तो इन दोनों कपाटों के नाम देखिए। कॉर्डियक भाग में पाए जाने के कारण इस कपाट को कॉर्डियक कपाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्डियक स्फिंक्टर। कॉर्डियक स्फिंक्टर। किसी, इस लाल रंग से जो संरचना मैंने बनाई है उसे कॉर्डियक स्फिंक्टर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये आमाशय के कॉर्डियक भाग में पाया जाता है। और इसी प्रकार जो पाइलोरिक भाग में जो कपाट पाया जाएगा, जो अवरोधनी पाई जाएगी, इसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर इसे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब इन दोनों, जैसे कपाट है, इसमें बीच में क्या होगा? रास्ता होगा। तो इस रास्ते को क्या कहा जाता है? इसमें जो रास्ता होगा उसे कॉर्डिया कहा जाता है। उसे कॉर्डिया कहा जाता है, कॉर्डिया। और ऐसे पाइलोरिक स्फिंक्टर में भी जो रास्ता होगा उसे पाइलोरस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाइलोरस। ये याद रखने वाली चीज इतनी नहीं है इंपोर्टेंट, लेकिन कपाटों के नाम याद रखना हमें बहुत जरूरी है। कॉर्डिया और पाइलोरस याद हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है।
ये दो कपाट हो गए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो भाग है वो फंडस भाग होता है, जो आमाशय का लगभग 80% भाग बनाता है। कितना परसेंट भाग बनाता है? फंडस 80% भाग बना देता है। और ये हमारी थैलीनुमा संरचना है। आमाशय कैसी है? थैलीनुमा संरचना है, जिसमें भोजन 4-5 घंटे के लिए रुकता है और यहाँ से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अभी हम पढ़ेंगे पाचन क्रिया को, तो हम देखेंगे कि मुख गुहा जो है वहाँ से पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वहाँ केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और यहाँ से प्रोटीन का पाचन भी शुरू हो जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये हमारा आमाशय होता है। अब इस आमाशय की औतिकी हमें देखनी है। औतिकी यानी कि कौन कौन से इसमें ऊतक हैं। औतिकी जिसे कि हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। ये बार बार बता रहे हैं हम। जीव विज्ञान की भाषा का जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? औतिकी। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कोई सी भी परत हो या कोई सी भी संरचना हो, 4 परतें पाई जाती हैं। कितनी परतें? 4 परतें। सबसे बाहर की ओर कौन होगा? सिरोसा। उसके बाद पेशी स्तर पाया जाता है। कौन सा स्तर? पेशी स्तर। पेशी स्तर 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला सबसे बाहर ऐसे खड़ी वाली अनुलंब पेशी स्तर, अनुलंब पेशी स्तर। और दूसरा स्तर कौन सा होता है? वर्तुल पेशी स्तर। वर्तुल पेशी स्तर। तो ये पेशी स्तर हो गया। अब आमाशय में क्या होता है? सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यानी संकुचन की क्रिया होती है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा पेशी स्तर पाया जाता है, जिसे देखो इसके पास देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे हमने ग्रशिका पढ़ी, ग्रशिका के पास 2 पेशी स्तर थे, अनुलंब और वर्तुल। कौन कौन से? अनुलंब और वर्तुल। लेकिन जो आमाशय है उसमें एक और पेशी स्तर पाया जाता है, जिसे तिरछी पेशी स्तर कहा जाता है। अब इसकी संरचना हम देखेंगे। तिरछी पेशी स्तर कहा जाता है। इसके बाद वही सब म्यूकोसा, जिसमें कि ग्रंथियां है ना, तंत्रिका तंत्र यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं और धमनी की सिराएं, ये सब पाई जाती हैं। और सबसे एंड में सबसे अंदर की ओर जो पाया जाता है चौथा आवरण, उसे म्यूकोसा कहा जाता है। तो 4 स्तर होते हैं हमारे पास पूरी बॉडी में। जितने भी आहार नाल के पार्ट हैं उन सबके पास 4 स्तर हैं उनकी दीवार में। सबसे बाहर सिरोसा, फिर पेशी स्तर, अनुलंब और वर्तुल। ये आमाशय में स्पेशल पाया जाता है। इसको अपने को इम्पोर्टेंट तरीके से याद रखना है। ये और कहीं नहीं होगा, केवल तिरछी पेशी स्तर कहाँ पाई जाएगी? केवल और केवल आमाशय में। इसके बाद सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इतना क्लियर है? अब इसका एक बार मैं क्या करता हूँ, चित्र बना लेता हूँ। जैसे ये हमारा सबसे बाहरी स्तर होगा। कौन सा स्तर? सिरोसा। और सिरोसा स्तर वास्तव में है क्या चीज? जो सिरोसा स्तर है वो वास्तव में आंतरांग पेरिटोनियम होती है। पेरिटोनियम क्या होती है? सिरोसा स्तर वास्तव में आंतरांग को इंग्लिश में विसरल कहा जाता है। तो इसको विसरल पेरिटोनियम या आंतरांग पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। आंतरांग पेरिटोनियम या विसरल पेरिटोनियम क्या है? ये वो परत है जो हमारे उदर गुहा में जितने भी अंग पड़े हैं उन सबको बाहर से और कवरिंग प्रदान करती है, एक आवरण प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों? चाहे वो आमाशय हो, चाहे वो छोटी आंत हो, चाहे बड़ी आंत हो, कोई भी हो, सब पर क्या पाया जाएगा? आंतरांग पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम का आवरण पाया जाएगा। इसी को या इसी से किसका निर्माण होता है? सिरोसा। इसी को कह दिया जाता है। यानी कि सिरोसा में एक तो क्या होगा? विसरल पेरिटोनियम होगी। तो ये हमारी कौन सी स्तर हो गया? विसरल पेरिटोनियम से बना सिरोसा। कौन सा स्तर? सिरोसा। छोटी की मात्रा लगा दो या बड़ी की मात्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, साइंस में सब चलता है। तो ये हो गया सिरोसा। अब देखिए इसके बाद कौन सी पेशी स्तर आएगी? पेशी स्तर है उसके पास 3 है आमाशय में। तो अनुलंब पेशी स्तर, यानी कि इसकी काट कैसे दिखाई देगी? खड़ी वाली, खड़ी सेल्स ऐसे नजर आएंगी, पेशियां। जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं, एक लेयर बना रहा हूं, इसके 2-4 परतें होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अनुलंब पेशी स्तर के बाद पाई जाएंगी वर्तुल पेशी स्तर। कैसी वर्तुल? ये थोड़ी क्या होगी? लंबाई में होंगी, ऐसे चौड़ी। तो इसको कहते हैं, ये तो हमें लंबाई में दिखाई देगी जैसा हमने पिछले लेक्चर में बताया था, सेम वैसी की वैसी कंडीशन है। ठीक है दोस्तों? अब इसके बाद एक पेशी स्तर पाया जाता है जिसका नाम है तिरछी पेशी। तो ये देखिए ऐसे, मैं इसको यहां से यहां तक बनाने की
कोशिश करेंगे। ऐसे ये क्या है, ये तिरछी पेशी स्तर है जो कि आमाशय में पाया जाता है। ऐसे ये कंप्लीट यहां तक होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा तिरछी पेशी स्तर। इसके बाद आता है सब म्यूकोसा। तो यहां पर अंदर की ओर इसके पेशी स्तर के बाद कौन सा आएगा, सब म्यूकोसा, और अंदर की ओर सबसे एंड में आएगा म्यूकोसा, जो कि कैसा होता है, बलित होता है। ऐसे इसमें गड्ढे पाए जाते हैं। और ये तो हो गया अपना कौन सा, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा। तो ये है सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर वाला है म्यूकोसा। तो ये 4 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी, सबसे बाहर सीरोसा, फिर पेशी स्तर। पेशी स्तर में 2 होती हैं, लेकिन केवल आमाशय में एक और पेशी स्तर पाया जाता है, जैसे तिरछी पेशी स्तर कहते हैं। इसके बाद सब म्यूकोसा, और सबसे एंड में यानी कि सबसे अंदर की ओर म्यूकोसा पाया जाता है। और सभी जगह हम जो बीच में खाली स्थान बचेगा जिसमें भोजन एंट्री करेगा, यहाँ पर सब क्या रहेगा, इसमें भोजन इसमें प्रवेश करता रहेगा। इस खाली स्थान को ल्यूमेन या गुहिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूमेन या गुहिका कहा जाता है, जिसमें ही भोजन आता है। अब इस वर्तुल पेशी स्तर, वर्तुल नहीं तिरछी पेशी स्तर का काम क्या है, ये भोजन को बिल्कुल बारीक पीसने में सहायता करता है, बिल्कुल बारीक पीसने में सहायता करता है। क्योंकि जैसे ही हम खाते हैं तो मोटे कण होते हैं भोजन के, जैसे रोटी चबाई तो मोटी मोटी रोटी होगी, लेकिन आमाशय में जाने के बाद उसको बिल्कुल पतली लेई में बदल दिया जाएगा। तो ये इतना क्लियर है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट लें। फिर इसकी ग्रंथियों की बात करते हैं। मैं इंक डाल लेता हूं मार्कर में। चलिए मैं इसको हटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसमें जो कोशिकाएं होंगी जो हार्मोनों का या एंजाइमों का स्त्रवण करेंगे, उनकी बात करेंगे। इसको हटा देता हूं मैं। चलो दोस्तों, अब आमाशय की जो दीवार होती है उसमें देखिए 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। कौन कौन सी हैं, देखो सबसे पहले हमारा कौन सा भाग है, कॉर्डियक भाग। तो इस भाग में जो ग्रंथियां पाई जाएंगी, ठीक है, ऐसे इस भाग में भी ग्रंथियां होंगी और ऐसे इस भाग में भी ग्रंथियां होंगी। सिंपल सी बात है। तो जो अपना पहला कॉर्डियक भाग है, तो कॉर्डियक ग्रंथियां कहेंगे उनको। इनको जो ग्रंथियां इस कॉर्डियक भाग में पाई जाएंगी उसको कॉर्डियक ग्रंथियां कहा जाता है। तो कॉर्डियक ग्रंथियां, कॉर्डियक ग्रंथियां सिर्फ और सिर्फ किसका स्त्रवण करती हैं, आंसर होगा म्यूकस का। इसका स्त्रवण करती है म्यूकस का। वैसे ही दूसरा जो पार्ट होगा जिसका नाम है पाइलोरिक, तो पाइलोरिक ग्रंथियां जो होंगी वो भी किसका स्त्रवण करती हैं, केवल और केवल म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कौन सा भाग है, फंडस भाग, जो 80% भाग बनाता है, और यहीं से जो मेन एंजाइम है वो रिलीज होते हैं। देखिए तो इसका नाम क्या है, फंडस भाग। कौन सा भाग, फंडस भाग। अब यहां से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो फंडस भाग हो गया। अब इसमें 4 प्रकार की ग्रंथियां या 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले आती हैं मुख्य। कौन सी, मुख्य। मुख्य को अंग्रेजी में चीफ कहा जाता है। तो मुख्य, चीफ, और इनको ही पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। कौन सी हो गई, मुख्य, जिनको चीफ या पेप्टिक सेल्स भी कहा जाता है। कौन सी, मुख्य। मुख्य को चीफ और इनको ही कहा जाता है पेप्टिक। तो ये कौन किसका स्त्रवण करती हैं, देखो पेप्टिक से ही हमें नाम याद रखना है। एक तो पेप्सी नोजन, कौन सा एंजाइम, पेप्टिक से याद हो गया हमें पेप्सी नोजन, और दूसरा होगा रेनिन। पेप्सी नोजन और दूसरा होगा रेनिन। अब इनके काम भी देखेंगे। अब आप यूं कह रहे होंगे सर हमने तो पेप्सिनोजन आज तक नहीं सुना, हमने पेप्सिन जरूर सुना है, आप गलत बता रहे हैं। नहीं भाई, सबसे पहले एंजाइम यहाँ पर जो बनेगा ना वो पेप्सिनोजन होता है। यही पेप्सिनोजन बाद में कन्वर्ट होता है किसमें, पेप्सिन में। अभी आगे देखेंगे हम। तो मुख्य या चीफ या पेप्टिक सेल्स जो होंगी वो पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्रवण करेंगे। इसके बाद होती हैं अम्लजन। कौन सी, अम्लजन।
या इनको पेराइटल कहा जाता है, पेराइटल। और अम्ल को क्या कहते हैं अपन, एसिड। तो इन सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल भी कहा जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स। कैसे याद किया, पता चल गया। अम्लजन, अम्ल को क्या कहते हैं, एसिड। तो एसिड से शब्द बना है ऑक्जेंटिक। तो अम्लजन या पेराइटल या ऑक्जेंटिक इन सेल्स द्वारा देखो किसका स्त्रवण किया जाएगा, अम्ल का। और हम जानते हैं कि आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मुख्य चीफ पेप्टिक ये पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्रवण करेंगे, अम्लजन या पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl का स्त्रवण करेंगे। इसके बाद कुछ कलश जैसी सेल्स होती हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, गॉबलेट हिंदी में कलश, कलश जैसी, कलश के आकार की सेल्स पाई जाएंगी जिनको गॉबलेट सेल्स कहती है। इनका जो कार्य है वो है म्यूकस स्त्रवण, म्यूकस स्त्रवण। देखिए जब भी पूरी आहार नाल में हम गॉबलेट सेल्स का नाम सुनेंगे तो केवल और केवल कार्य जो होगा इसका क्या होगा, म्यूकस का स्त्रवण करना होगा। 3 हो गई। इसके बाद चौथी आती है आर्जेंटोफिन सेल्स, आर्जेंटोफिन सेल्स। ये किसका स्त्रवण करती है, तो ये गैस्ट्रिन का स्त्रवण करती है, गैस्ट्रिन का स्त्रवण करती है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कौन सा, फंडस भाग। क्यों, क्योंकि इसमें 3 भाग हैं। तो तीनों में क्या पाई जाती हैं, ग्रंथियां। ग्रंथि किसे कहते हैं, कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। तो या ग्रंथियां कह दो या सेल्स कह दो। तो इसमें 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। कॉर्डियक भाग में कॉर्डियक ग्रंथियां म्यूकस का स्त्रवण करती हैं, पाइलोरिक भाग में पाइलोरिक ग्रंथियां जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। इसके बाद आता है बीच वाला भाग, दोनों के बीच वाला भाग, फंडस भाग, जिसमें 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुख्य चीफ पेप्टिक जो पेप्सिनोजन और रेनिन का स्त्रवण करती हैं, अम्लजन या पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स जो HCl का स्त्रवण करती हैं, गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं, और आर्जेंटोफिन सेल्स जो ये म्यूकस का और ये गैस्ट्रिन का स्त्रवण करती हैं। इतना क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लें इसका। 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए जो HCl है ये एक एसिड है। क्या है ये, एसिड, अम्ल है भाई। कौन सा अम्ल, HCl। कहाँ पाया जाता है, अम्ल में, सॉरी आमाशय में। और आमाशय का वातावरण कैसा होता है, अम्लीय होता है। आमाशय का वातावरण कैसा होता है, अम्लीय। क्यों, किसके कारण, HCl अम्ल के कारण। जो कौन सी सेल से निकलता है, जो अम्लजन या पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स से निकलता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब HCl एक खतरनाक अम्ल है। HCl कैसा अम्ल है, एक खतरनाक अम्ल है। तो आमाशय की दीवार जल ना जाए या आमाशय की अंदर वाली जो कोशिकाएं हैं आंतरिक सतह पर वो जल ना जाए, इसके लिए HCl से बचाना पड़ता है उन सेल्स को। कैसे बचाएंगे, तो ये जो सारी कोशिकाएं हैं जैसे म्यूकस का स्त्रवण ये कौन सी कर रहे हैं, गॉबलेट सेल्स कर रही हैं। इसके बाद कॉर्डियक सेल्स कर रही हैं, पाइलोरिक सेल्स करते हैं। तो इतनी सारी सेल्स हैं जो म्यूकस का स्त्रवण कर रही हैं। तो म्यूकस अंदर आमाशय की सतह पर अंदर की ओर क्या होता है, जम जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या जम जाएगा, पूरे आमाशय में अंदर की ओर म्यूकस का एक मोटा आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, म्यूकस का मोटा आवरण पाया जाता है। किस अम्ल से बचाने के लिए, HCl अम्ल से बचाने के लिए। या फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि आमाशय में निकलने वाला HCl अम्ल एक खतरनाक अम्ल है, तो ये अम्ल आमाशय की भित्ति को नुकसान नहीं पहुंचा पाती। क्यों, रीजन क्या है, इतनी सारी सेल्स हैं जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। तो म्यूकस यहाँ पर मोटा हो जाता है और जो अम्ल से हमारे आमाशय के अंदर की कोशिकाओं को जलने से या मरने से बचा लेती है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इस HCl अम्ल के कार्य क्या है, इस यहाँ पर जो अम्ल निकला ना HCl, कौन सी कोशिकाओं से, अम्लजन या पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स से। तो इस HCl का कार्य क्या है, पहला तो है आमाशय को अम्लीय माध्यम प्रदान करना। कैसा माध्यम, अम्लीय माध्यम। देखिए मुख्य गुहिका से लार मुख में बनती है जिसका pH होता है 6.8, लगभग उदासीन जैसी है वो, कैसी है, उदासीन। तो अब यहाँ पर क्या होता है, उसका माध्यम अम्लीय कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, अम्लीय। किसके कारण, HCl का। तो HCl का पहला कार्य हो गया अम्लीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा, भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करना। अच्छा, जो HCl के काम है वो RBSE में नहीं है, लेकिन याद करना जरूरी है। अम्लीय माध्यम प्रदान करेगा, जीवाणुओं को नष्ट करेगा। 2 काम हमें मुख्यतः याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब पाचन करेगा
और फिर हम आमाशय की कार्य देखेंगे कि यहाँ पर कायम जैसा बदल जाएगा, भोजन को संग्रहित करेगा, जीवाणुओं को मारेगा। तो हमें तो 2 काम याद करने हैं क्योंकि RBSE हमें शो नहीं कर रही है, फिर भी हम 2 काम हमें जीवाणुओं को नष्ट करना, ये 2 काम हमें याद रखने हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये तो था दोस्तों आमाशय, और अब हम चलते हैं छोटी आंत पर। स्क्रीनशॉट ले लें, काम याद करने सबका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए हाँ, तो दोस्तों आज 2-3 दिन बाद आए हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले लेक्चर्स देखकर आप इस लेक्चर को देखें तो ज़्यादा मजा आएगा पढ़ने का, और 10th वाले बच्चों भी अगर देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अच्छी चीज़ है। छोटी आंत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। चलिए देखिए, जो हमने आमाशय बनाया अभी, क्या बन गया, ये लो, ये जो हमने आमाशय बनाया, तो आमाशय यहाँ खत्म, जहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर आया था, ठीक है। अब यहाँ से छोटी आंत शुरू होती है, और जो भारी भयंकर कुंडलित, सबसे कुंडलित भाग है ऐसी। तो आमाशय के बाद कौन प्रारंभ होता है, छोटी आंत प्रारंभ होती है, ठीक है। इस पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद कौन प्रारंभ हो जाती है, छोटी आंत प्रारंभ हो जाती है, और इसकी लंबाई, इस छोटी आंत की लंबाई जीवित अवस्था में लगभग 3 मीटर लंबी, RBSE बता रही है, लंबाई लगभग 3 मीटर लंबी है जीवित अवस्था में। तो सर मृत अवस्था में क्या होगा, मृत अवस्था में इसकी लंबाई और बढ़ जाती है, क्या बढ़ जाती है, जी हाँ, क्योंकि अभी क्या है, इनमें संकुचन की क्रिया चलती रहती है, संकुचन है ना, शिथिलन भी होता है, संकुचन भी होता है, लेकिन जब मर जाते हैं तो सारी जो पेशियां होंगी वो शिथिल हो जाती हैं, लंबाई बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो लंबाई इसकी होती है 3 मीटर। देखिए NCERT कुछ अलग चलती है, तो हम तो 12th वालों के लिए, RBSE वालों के लिए लेकर आए हैं लेक्चर्स, तो हम RBSE पर ही डिपेंडेंट हैं पूरी तरह, RBSE। हम NCERT की बात, कोई टॉपिक ले लेते हैं उसमें से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ तो हम केवल किसकी बात करेंगे, RBSE की बात करेंगे, क्योंकि ये राजस्थान बोर्ड वाले बच्चों के लिए क्लासेज हैं। चलिए, तो इसकी लंबाई हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में बताया था। कौन कौन से सब, वो इसकी ट्रिक थी DJI, DJI। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है ड्योडिनम, 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 जैसे आता है जेजुनम, जेजुनम, और तीसरा आता है आई से इलियम। कौन सा आता है, इलियम। तो 3 पार्ट हैं, ड्योडिनम, जेजुनम, इलियम। इन तीनों की लंबाई हमें याद करनी है। अच्छा देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें याद करने में, DJI है ना। अब इसकी लंबाई ड्योडिनम की जो यहाँ से प्रारंभ होती है, इसकी लंबाई लगभग कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है, यहाँ से इतनी सी होगी, ज़्यादा नहीं होगी, चित्र में लग रही है ना। तो ये 25 सेंटीमीटर लंबी नली होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसा पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्योडिनम, ठीक है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर लंबी है। इसके बाद आता है जेजुनम, जिसकी लंबाई होती है 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और इसके बाद आती है इलियम, जो लगभग 175 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कितने हो गए, 200, 300 सेंटीमीटर हो गए, और मीटर में चेंज किया तो ये हो गए 3 मीटर, जो हमने यहाँ पर बात की थी। तो ये क्लियर है दोस्तों। इसकी लंबाई जो है ना ड्यूडिनम की, ये एनसीईआरटी में भी 25 सेंटीमीटर, और हमने कहा था भाई 12.5 है और 12.5 का दोगुना कितना होता है 25। इन दो संख्याओं को याद करनी है, क्योंकि 12.5 सेंटीमीटर लंबी कौन थी, यहाँ पर हमारी थी ग्रशनी, और उसके बाद 25 सेंटीमीटर लंबी आई थी ग्रशिका, और अब फिर से 25 सेंटीमीटर लंबी चीज आ गई है जिसका नाम है ड्योडिनम। इतना क्लियर है दोस्तों, आया समझ में। चलो आगे चलते हैं, अब एक एक पार्ट की हम जानकारी करेंगे। चलिए ड्योडिनम, ड्योडिनम कितने सेंटीमीटर लंबा है
25 सेंटीमीटर लंबा है और इसको हिंदी में ग्रहणी भाग कहा जाता है। भाई इसका हिंदी में नाम याद रखना जरूरी है। क्या कहते हैं? ग्रहणी। तो ये छोटी आंत का प्रथम भाग है। लिखना यही है कि यह यानी कि ग्रहणी या ड्योडिनम छोटी आंत का प्रथम भाग है जो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नली है और इसका आकार सी के आकार का होता है। कैसा होता है इसका आकार? सी। अभी बनाई थी भाई आमाशय और आमाशय के बाद यू ग्रहणी। तो ये कैसी है? सी आकृति की। ये 25 सेंटीमीटर लंबा भाग है। कुछ किताबों में इसको यू आकार भी दिखाया जाता है, लिखा हुआ होता है कुछ किताबों में यू। तो हमें कौन सा याद करना है? हमें सी याद रखना। यू को हटा देता हूँ। सी आकार की संरचना होती है। ठीक है दोस्तों। अब देखो जो ग्रहणी होती है, अब होता क्या है? अच्छा, ग्रहणी के इधर कौन पाई जाती है? एक ग्रंथि पाई जाती है, पाचक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। यह है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि जो होती है वो यहां पर ऐसे एक एम्प्यूला बनाती है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्या बनाती है? एम्प्यूला बनाती है। और इसी के साथ यहां पर जो लीवर आएगा ना ऊपर, अभी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे इनकी, जो लीवर आएगा उसकी यहां पर वाहिनी आएगी और वो इसी के साथ यहां पर खुलती है। तो ग्रहणी का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट क्या हो गया? ये मैंने अग्नाशय ग्रंथि बना दी। अब क्या होता है कि जो अग्नाशय है उसकी वाहिनी भी यहां पर खुलती है और जो पित्ताशय है उसकी वाहिनी भी यहां पर खुलती है। और जहां पर ये ग्रहणी भाग में खुलती है यहां पर एक फूली हुई संरचना बनती है जिसे एम्प्यूला कहा जाता है। एम्प्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्प्यूला। और इस एम्प्यूला पर एक कपाट पाया जाएगा जिसे ओडाई की अवरोधिनी, ओडाई की अवरोधिनी कहा जाता है। इस पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ओडाई की अवरोधिनी कहाँ पाई जाती है? तो ओडाई की अवरोधिनी है वो कहाँ पाई जाएगी? ग्रहणी भाग में पाई जाएगी। और इस ग्रहणी भाग में कौन कौन खुलते हैं? यहाँ पर अग्नाशय वाहिनी और पित्ताशय वाहिनी या पित्त वाहिनी दोनों आकर खुलती है। इतना क्लियर? इस अवरोधिनी का नाम क्या है? ओडाई की अवरोधिनी। कहाँ खुलती है? ग्रहणी भाग में। एम्प्यूला क्या है भाई? एम्प्यूला का मतलब है एक फूली हुई संरचना। एम्प्यूला का मतलब क्या है? फूली हुई संरचना। जब हम कान के बारे में पढ़ेंगे, कान की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर भी एम्प्यूला आएंगे। ऐसे बहुत सारे एम्प्यूला आएंगे। तो एम्प्यूला का मतलब फूली हुई संरचना, यानी कि यहाँ पर ये खुलेगी और यहाँ पर एक कपाट पाया जाएगा जिसे ओडाई की अवरोधनी या ओडी की अवरोधनी, ओडी गाड़ी भी है तो इसकी अवरोधनी कहा जाता है। बस इतना सा हमें याद रखना है। अभी आगे और चलेंगे, इसकी डिटेल करते हैं। चलो कर लो भाई। आंतरिक संरचना देखेंगे अब इसकी। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लो, चित्र समझ में आ जाएगा। इसकी डिटेल बाद में या एक बार फिर करनी है हमें जब हम पाचक ग्रंथियों का वर्णन करेंगे। चलो, ओडाई की अवरोधनी कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी वाले भाग में। अग्नाशय वाहिनी कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। पित्त वाहिनी कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। तो इतना इंपॉर्टेंट काम है ग्रहणी का। अब जेजुनम और इलियम है वो 100 और 175 सेंटीमीटर लंबी है। उनकी डिटेल भी हम आगे करेंगे। तो छोटी आंत की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी करते हैं। आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो भाई, मैं इस छोटी आंत की सबसे आंतरिक परतों को बना रहा हूं। अब मैं इसमें सीरोसा और जो मस्कुलर स्तर है, मतलब पेशी स्तर है, उसको मैं नहीं बनाऊंगा। केवल किसका बनाऊंगा? ये लीजिए, ऐसे अंदर से ये क्या है, चारों तरफ से ऐसे है। बीच के स्थान को हमें पता है क्या कहते हैं? ल्यूमेन कहते हैं। और इसके बाहर ये तो पूरी कौन है? ये तो पूरी म्यूकोसा है। ठीक है। और म्यूकोसा में भी अंदर की ओर एक और परत धस जाती है जिसे क्या कहते हैं? सब म्यूकोसा कहते हैं। ऐसे तो दोनों परतें हो गई हैं इसमें। ये बाहर कौन पाई जाएगी? सब म्यूकोसा। यहां से यहां तक ये सब म्यूकोसा है। और ये कौन सी परत है? ये है म्यूकोसा और ये है ल्यूमेन। ठीक है दोस्तों। अब देखो होता क्या है। तो इसमें से हम पूरे चित्र को नहीं बनाकर केवल इतने से चित्र को बना लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इतने से चित्र को बना लेते हैं। चलो, तो और बाकी के चित्र को हम हटा देते हैं। इसको मैं जूम करके और बना दूंगा ताकि स्पष्ट दिखाई देगा। चलिए,
तो देखो ये मैंने इतना सा चित्र ले लिया है, तो ये तो कौन होगी, ये म्यूकोसा होगी। कौन होगी, म्यूकोसा होगी। म्यूकोसा परत है ये पूरी, ठीक है। और यहां पर जो कौन सी आएगी, सब म्यूकोसा, वो भी इसमें अंदर की ओर बलित हो जाती है। तो यहां पर जो परत आएगी उसको कहते हैं सब म्यूकोसा। इतना क्लियर हो गया। अब देखो भाई, आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा जो दोनों परत होंगी अंदर की ओर, वो दोनों ही कैसी हो जाती हैं, बलित, यानी कि अंदर की ओर मुड़कर या उभर कर बलनों का निर्माण, बलन फोल्ड्स का निर्माण करती हैं। अब देखो इसमें भी कितने स्तर होंगे, 4 स्तर होंगे भाई, सीरोसा, फिर पेशी स्तर, फिर सब म्यूकोसा और सबसे अंदर की ओर म्यूकोसा। तो अब देखिए भाई क्या होता है अंदर की ओर, तो छोटी आंत में म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों स्तर क्या हो जाते हैं, बलित हो जाते हैं। पहला पॉइंट चल रहा है इसमें कि जो छोटी आंत है उसकी म्यूकोसा और सब म्यूकोसा दोनों स्तर क्या होते हैं, बलित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बलित, यानी कि अंदर की ओर उभरकर फोल्ड्स बनाते हैं। और इनके बलित होने से या मुड़ने से एक संरचना या वलन का निर्माण होता है, जो कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, जो लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा, 8 mm, इतना सेंटीमीटर में कहाँ आएगा भाई, 8 mm लंबा होता है, जिसे कीर्क रिंग का बलन कहते हैं। कीर्क रिंग के बलन, किसके फोल्ड्स, कीर्क रिंग के बलन कहते हैं। पहली बात हमें किसके बारे में लिखनी है, कीर्क रिंग के बलन के बारे में लिखनी है, यानी कि म्यूकोसा और म्यूकोसा दोनों बलित होकर ऐसे एक बलन बनाती हैं, फोल्ड बनाती हैं, जिसे कीर्क रिंग के बलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है क्या चीज, जैसे ये आंत है ना, तो ये अंदर की ओर उभरेगी और ऐसे इस बलन को क्या कह दिया, कीर्क रिंग का बलन। कीर्क रिंग का बलन इसे कह दिया, एक है कीर्क रिंग का बलन। अब इस कीर्क रिंग के बलन पर क्या होते हैं, ऐसे 1 mm लंबे, ऐसे 1 mm लंबे, सेकंड पॉइंट करेंगे, 1 mm लंबे इस पर उंगली जैसी संरचना है, उंगली जैसे उभार पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहा जाता है। विलाई, जिन्हें क्या कहा जाता है, 1 mm लंबे हैं, रसांकुर इनको कहा जाता है, जिन्हें अंग्रेजी में विलाई कहा जाता है। बिल्ली नहीं भाई, विलाई। किस पर पाए जाएंगे, इस कीर्क रिंग के बलन पर 1 mm लंबे उंगली जैसी संरचना या उंगली जैसे बलन या उभार पाए जाते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब ये संरचना किसकी है, ये एक मैंने रसांकुर ही बनाया है, यानी कि ये एक जिस पर स्थित होंगे उसको, जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ तक किसी चीज पर स्थित है, तो इसको कहेंगे कीर्क रिंग का बलन। और इस कीर्क रिंग के बलन पर तीनों तरफ, चारों तरफ क्या होंगे, ऐसे रसांकुर पाए जाएंगे। तो ये मैंने क्या बनाया है, रसांकुर। अब इन रसांकुरों पर भी ऐसे संरचनाएं पाई जाएंगी बारीक बारीक। तो रसांकुर पर तीसरा पॉइंट लिखते हैं, रसांकुर पर लगभग 1 माइक्रोमीटर लंबे, 8 mm, 1 mm, 1 माइक्रोमीटर, 1 mm लंबे, 1 माइक्रोमीटर लंबे लगभग 1000 सूक्ष्म मांकुर, सूक्ष्म मांकुर इनको कहते हैं माइक्रोविलाई, पाए जाते हैं। तो ये 3 चीज क्लियर करनी चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, कीर्क रिंग का बलन होगा, उस कीर्क रिंग के बलन पर रसांकुर होंगे और रसांकुर के ऊपर होंगे सूक्ष्म मांकुर। ये क्या है, ये एक कीर्क रिंग का बलन है। इस कीर्क रिंग के बलन के ऊपर क्या है, ये रसांकुर हैं, और इन रसांकुरों के ऊपर क्या होंगे, सूक्ष्म मांकुर, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक। और कितने, 1000, कितने, 1000 टोटल नहीं, इस एक रसांकुर पर 1000 सूक्ष्म मांकुर हैं ऐसे। तो आप सोच सकते हो कि जो हमारी आंत है वो अंदर से कैसी है। इमेजिन कि सबसे पहले कीर्क रिंग का बलन है, उसके बाद रसांकुर है उसके ऊपर, और रसांकुर के ऊपर सूक्ष्म मांकुर है। इतना क्लियर है दोस्तों। अब ये तीनों जो चीजें हैं, यानी कि कीर्क रिंग के बलन, उसके ऊपर रसांकुर और रसांकुर के ऊपर सूक्ष्म मांकुर, ये तीनों क्या करते हैं, अवशोषणकारी
अवशोषणकारी सतह को बढ़ाते हैं। इन तीनों का काम एक ही है, अवशोषणकारी सतह को बढ़ाना। यानी कि जितना ज़्यादा हम भोजन करेंगे और ये जितने ज़्यादा ये रसांकुर सूक्ष्म अंकुर होंगे उतने ही ज़्यादा भोजन को वापस आंत में खींचेंगे और फिर वो आंत से कहा जाता है, आंत से रक्त में जाता है और रक्त से जहाँ पर कोशिकाओं को जरूरत है वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। तो अवशोषणकारी सतह को ये सभी मिलकर क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। अब हम 3 पार्ट थे इसके, हमें पता है, डीजीआई, ड्यूoडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए होता क्या है। अब मान लिया ये पूरी आंत थी, अब आंत का हमने पहला पार्ट देखा है ड्यूoडेनम, तो मान लो ये किसका पार्ट है, ड्यूoडेनम का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये ड्यूoडेनम का पार्ट है। इसको मैं नीचे से हटा देता हूं, इतना सा ले लिया हमने। किसका पार्ट है, ड्यूoडेनम का। अब जो ड्यूoडेनम का पार्ट होता है उसमें कुछ अलग संरचना पाई जाती है। देखो कैसी, ये देखो उभार आया यानी कि रसांकुर आया और रसांकुर के बाद में नीचे धस गया, फिर दूसरा रसांकुर बना। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको दरार कहा जाता है, क्रिप्ट। किसकी, लीवर कुहन, लीवर कुहन की दरार। इसको क्या कहा जाता है, लीवर कुहन की दरार कहा जाता है। यहां पर वास्तव में क्या होंगी, ऐसे सेल्स होंगे भाई, क्या होंगे, रसांकुर सूक्ष्म अंकुर, जो क्या है, सेल्स ही तो है। तो ऐसे क्या पाए जाएंगे, सेल्स पाए जाएंगे। अभी एक रसांकुर की संरचना अपन देखेंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको लीवर कुहन की दरार कहा जाता है। लीवर कुहन की दरार केवल और केवल कहां पाई जाएगी, इस ड्यूoडेनम में। लीवर कुहन इंपोर्टेंट, खोजकर्ता कौन है, लीवर कुहन है, इसलिए इसको नाम क्या दिया है, लीवर कुहन। तो लीवर कुहन की दरार केवल और केवल कहां पाई जाएगी, ड्यूoडेनम में। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग करते हैं, जैसे कि हमने आमाशय में देखा था 3 पेशी स्तर किसके पास होंगे, केवल और केवल आमाशय के पास। तीसरी कौन सी थी, तिरछी पेशियां, तो वो इंपोर्टेंट था। अब लीवर कुहन की दरार पूरी छोटी आंत में नहीं पाई जाएंगी, केवल और केवल कहां पाई जाएंगी, ड्यूoडेनम, यानी कि जेजुनम और इलियम में ये दोनों संरचनाएं नहीं पाई जाएंगी। मतलब ड्यूoडेनम में केवल लीवर कुहन की दरार होंगी और जेजुनम और इलियम में ये नहीं पाई जाएंगी। तो अब देखिए लीवर कुहन की जो दरार है, इसके बाद क्या होता है, इसमें यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, यहां पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं। लीवर कुहन की दरार के नीचे कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें ब्रूनर की ग्रंथियां कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, इनको ब्रूनर की ग्रंथियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनको ब्रूनर की ग्रंथियां कहा जाता है। तो जब लीवर कुहन की दरार केवल कहाँ होगी, ड्यूoडेनम में, तब ब्रूनर की ग्रंथियां भी केवल कहाँ होंगी, ड्यूoडेनम में। दोनों चीजें इंपोर्टेंट। लीवर कुहन की, अच्छा ये खुलती कहाँ है, ये लीवर कुहन की दरार में ही अपने स्त्रवण को छोड़ती हैं। और स्त्रवण किसका करती हैं, म्यूकस का। इसका स्त्रवण करती हैं, म्यूकस का स्त्रवण करती हैं, ताकि इस ड्यूoडेनम वाले भाग में थोड़ा ज़्यादा म्यूकस रिलीज हो सके, या थोड़ा ज़्यादा म्यूकस इकट्ठा हो सके। तो ग्रहणी भाग में लीवर कुहन की दरार होगी और इस लीवर कुहन की दरार के नीचे कौन होंगी, ब्रूनर की ग्रंथियां, ब्रूनर की ग्लैंड्स। तो ब्रूनर की ग्रंथियां होंगी जो किसका स्त्रवण करती हैं, जो म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लें, तब मैं इनको साफ करके दूसरी चीज लिखूं। 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। क्या पढ़ा, केरक्रीन का बलन, उसके ऊपर रसांकुर और उसके ऊपर सूक्ष्मांकुर। चलिए आगे। अब देखो जो लीवर कुहन की दरार है, इसमें मैंने ऐसे बना दिया, यहां पर सेल्स होंगी और इन सेल्स पर ऐसे क्या पाए जाते हैं, इनको कहते हैं सूक्ष्मांकुर। क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर। ऐसे संरचना पाई जाती है। ये जो हमारा क्या होगा, रसांकुर होगा, उस पर ऐसे क्या पाए जाएंगे, इनको सूक्ष्मांकुर कहा जाता है। पूरे में कहाँ तक बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई बात। ऐसी ही ये संरचनाएं यहाँ तक पाई जाएंगी, ऐसे।
तो देखिए ये सूक्ष्म अंकुर है, ये सूक्ष्म अंकुर कहते हैं इनको, क्योंकि ये क्या है, रसांकुर है, और रसांकुर के ऊपर कौन है, सूक्ष्म अंकुर। तो ये सूक्ष्म अंकुर जो हैं वो मिलकर एक बॉर्डर बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, बॉर्डर। इस बॉर्डर को ब्रुश बॉर्डर कहा जाता है। क्लियर दोस्तों इतना। तो ब्रुश बॉर्डर किसके द्वारा निर्मित होता है, वो होता है सूक्ष्म अंकुरों के द्वारा निर्मित। क्या पढ़ा, किर्क रिंग का पढ़ा, किर्क रिंग के बेलन के ऊपर रसांकुर। तो ये हमने देखा एक रसांकुर, इसको जूम करके, और इस रसांकुर के ऊपर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं, ब्रुश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। अब जो लीवर कुहन की दरार है उसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। किसमें, इस लीवर कुहन की दरार जो है इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। अच्छा, यहाँ की तो हमने बात कर ली थी। यहाँ पर जो स्त्रवण निकालेंगे इनको हमने ब्रूनर की ग्रंथियां कहा था, जो केवल कहाँ होंगी, इस ड्यूोडेनम वाले भाग में, डी में। तो इसमें इस लीवर कुहन की दरार में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं। पहली तो है कलश, या हमने इसको क्या कहा है, गॉबलेट सेल्स। कलश कोशिका, गॉबलेट सेल्स, ये किसका स्त्रवण करती हैं, हमने देख लिया, श्लेष्म का, श्लेष्मा, या इसी को तो कहते हैं भाई म्यूकस। हमने कहा था जहां पर भी गॉबलेट आ जाए किसका स्त्रवण कर देना, म्यूकस का। तो पहली जो सेल्स हैं कलश कोशिकाएं, वो किसका स्त्रवण करती हैं, म्यूकस का स्त्रवण करती हैं। इसके बाद इसमें आंतरीय सेल्स होती हैं। आंतरीय सेल्स जल व जल अपघट्यों का, जल और जल अपघट्यों का स्त्रवण करती हैं। इसके बाद तीसरी आती है पेनिथ सेल्स। पेनिथ सेल्स जो लाइसोजाइम का स्त्रवण करती है। इसका लाइसोजाइम का स्त्रवण। मार्कर में थोड़ी कम हो गई, कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर को हम खत्म करने वाले हैं। तो पेनिथ सेल्स लाइसोजाइम का स्त्रवण करती है। जी हाँ, ये लाइसोजाइम वही है जो हमारी आंसू में पाया जाता है, लार में पाया जाता है, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। आंतरीय सेल जो आंत में स्थित है उनको जल अपघट्य, जल और जल अपघट्यों का स्त्रवण करते हैं। तो ये 3 सेल्स हैं वो कहाँ पाई जाती हैं, इस लीवर कुहन की दरार में पाई जाती हैं। ड्यूोडेनम में लीवर कुहन की दरार होगी और इसके पास ब्रूनर की ग्रंथियां होंगी, और ठीक है, इसमें 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। ये तीनों हो गई, कौन कौन सी, कलश कोशिका, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस का स्त्रवण, आंतरीय सेल्स जल और जल अपघट्यों का स्त्रवण करती है, पेनिथ सेल्स जो लाइसोजाइम का स्त्रवण करती हैं। अब एक लास्ट चीज हमें देखनी है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। कि जो डी की बात हो गई, जे और आई में क्या विशेषता है। जे और आई में कुछ लसिका ग्रंथियां पाई जाती हैं। जे और आई, जेजुनम इलियम में क्या पाई जाती हैं, लसिका ग्रंथियों के समूह। क्या पाई जाती है, लसिका ग्रंथियों के समूह पाए जाते हैं, जिन समूह को क्या कहे जाते हैं, पेयर पीचीज। इनको पेयर पीचीज कहा जाती है। तो इसमें तो क्या पाई जाएगी, लीवर कुहन की दरार, और लीवर कुहन की दरार में ब्रूनर की ग्रंथियां। इन दोनों में जे और आई में लसिका ग्रंथियों के समूह होंगे जिन्हें पेयर पीचीज कहती है। यानी कि पेयर पीचीज इधर नहीं होंगी और ब्रूनर की ग्रंथियां इधर नहीं होंगी। ठीक है दोस्तों, पेयर पीचीज किधर नहीं होंगे, ड्यूोडेनम वाले भाग में, और जो ब्रूनर की ग्रंथियां ड्यूोडेनम वाले भाग में है वो कहाँ नहीं होंगी, जे और आई, जेजुनम और इलियम वाले भाग में नहीं होंगी। क्लियर है दोस्तों इतना। चलो अब हम इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, क्योंकि 40-45 मिनट का हो गया, छोटा, ठीक है। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम एक रसांकुर की संरचना का अध्ययन करेंगे, और जो संरचना से संबंधित आखिरी वीडियो लाएंगे जिसमें हम बड़ी आंत का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं रोहित मेहता आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार हमारे चैनल पर बने रहें और घर पे बैठे लॉकडाउन का आनंद लें, पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें। ठीक है दोस्तों, जय श्री राम, भारत माता की जय।